और बच्चों क्या हाल चाल। सो आज हम ले आए हैं अपने एक नए चैप्टर का पहला वीडियो। और आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। राइट, बिफोर जंपिंग टू द चैप्टर पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर की जरूरत क्या है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझेगा कि इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये नहीं समझेगा कि इन सारी चीजों को सीखेंगे। राइट, तो हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल होते क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, सारी चीजें करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सब। बट एक चीज हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, हमने जो चीजें सीखी हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया, राइट, कि अगर हम इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, है ना, तो हम ये कभी नहीं देखते कि ये फोर्स कहां पे लग रहा है। राइट, हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये फोर्स यहां पे लग रहा है, कि टॉप पे लग रहा है, कि बॉटम पे लग रहा है ना। हमारे लिए तो सारे केसेस में फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, बट आप नोटिस करो कि अगर इसके साइज और इसके शेप को देखा जाए, राइट, अगर इसके साइज और इसके शेप को देखा जाए, तो जब आप इसको यहां से पुश करोगे या यहां से पुल करोगे और बाय चांस यहां फ्रिक्शन हो, तब क्या होगा बच्चों। देखो चांसेस कैसे हो चुके होगा, इसको अगर आप खींचोगे तो ये गिरने के चांसेस है। ठीक है, मतलब ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। राइट, वैसे ही यहाँ पे जब आप खींचोगे बिल्कुल सेंटर पे, तो इसके रोटेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नहीं हो सकता, सीधा सीधा जा सकता है। राइट, उसी को अगर आप नीचे के पार्ट में खींचोगे तो ये उल्टा, ये पीछे की तरफ गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज क्यों हो रही है, ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब न्यूटन्स लॉ का स्टडी किया तो हमने ये अज्यूम किया कि हमारे जितने भी मासेस हैं हम उनको पॉइंट पार्टिकल्स में, राइट, मतलब उस पूरी बॉडी का शेप साइज जो है वो हमारे लिए मैटर अब तक नहीं करता। लेकिन रियल लाइफ मैकेनिक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो हर चीज का शेप और साइज आपको उसकी मोशन, उसके प्रोसेस, उसके फोर्सेस, सारी चीजों को स्टडी करने में हेल्प करता है। राइट, तो यहीं पे हमारी कहानी आ जाती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कहानी ऐसी है कि अगर आप इसको ले लो कि ऐसे ये अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ बॉक्स है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे मुझे पता है, बट आई एम जस्ट मार्किंग ऑल द पार्टिकल्स इन दिस। तो समझो ये इतने सारे पार्टिकल से बना हुआ, राइट, तो हर एक पार्टिकल जो है वो इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है ना। बिहेव कैसे करता है, बेसिकली अगर आप इसको फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो ऊपर वाले पार्टिकल जो है उसको पूरा फोर्स मिल रहा है, नीचे वाले पार्टिकल्स को वो फोर्स जो है वो अलग डिस्टेंस में, और इसी की वजह से ये टॉपल या रोटेट हो सकता है ना। तो हमें समझना है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इतने सारे मासेस, इनफाइनाइट मासेस हो गए, तो हम कैसे इसको स्टडी करें। ठीक है, और आज हम इसका पहला टॉपिक लाए हैं जो बहुत थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि काफी फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे एग्जांपल से एंटरटेनिंग बना के रखूं। लेकिन हम वहीं चल रहे हैं अपने पहले टॉपिक पे, और हमें ये समझ गया है कि अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि शेप और साइज ऑफ द बॉडी will matter to us, where we apply the force will matter to us, and because of that we need to know how to work with system of particles. तो आज के ओवरव्यू अगर हम चेक करते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास ये चीज, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैकेनिक्स का, व्हिच इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम इसे समझेंगे, इसे अप्लाई भी करेंगे, और इसके बाद आज पूरा लेक्चर हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास को अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे सेंटर ऑफ मास लोकेट किया जाता है, अगर सिर्फ दो बॉडी का सिस्टम है तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, अगर कंपोजिट बॉडी मतलब जॉइंट बॉडी है, बहुत सारी बॉडीज को ज्वाइंट कर, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं। ठीक है, ट्रंकेटेड बॉडीज वो होती है जिसमें अगर आपके पास एक बड़ी सी शीट हो और उसमें आप थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल दो तो ट्रंकेटेड बॉडी होगी। ठीक है, तो वो डिलीटेड, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसका पूरे बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, कंटीन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और हम कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि उनका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का हमारा ओवरव्यू है। अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था अपने वर्क पावर एनर्जी के वीडियो में,
ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीजें आज एक ही वीडियो में कवर कर पाए, बट इफ इट इज टू लेंथी और हम सारे क्वेश्चन अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ मास को दो डिफरेंट सेक्शन COM1 और COM2 पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली कोशिश तो ये होगी कि आपको मैं 40-45 मिनट्स में ये सारी चीजें सिखा के इनके अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं भागेंगे, हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आई नो इफ यू सिट फॉर अ सिटिंग इन अ क्लास, ठीक है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप 40-45 मिनट से ज्यादा अपना कंसंट्रेशन होल्ड नहीं कर सकते। You need a 5-10 minute break, right? So rather than putting 1 hour 15 minutes का लेक्चर और आपको कंफ्यूज करने से बेटर ये होगा कि हम COM1 और 2 पार्ट्स में पहले 1 पार्ट अच्छे से लेंगे और फिर सेकंड। तो चलो देखते हैं कि हमें एक वीडियो लगेगा कि दो, राइट? तो पहली कहानी आ जाती है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जो आप बहुत बार देख चुके हैं, राइट? ये एग्जांपल तो नहीं देखा होगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये जो है दिस इज आल्सो समथिंग दैट पीपल डू एंड दे ट्राई टू बैलेंस बिग रॉक्स एट द स्मॉल रॉक्स, राइट? अब ये जो पूरा जो आर्ट है, तो आर्ट ही बोला जाएगा, ये बेसिकली फिजिक्स पे बेस्ड है। कैसे फिजिक्स पे बेस्ड है भाई? अगर आप नोटिस करो तो अगर समझो इसका जो मास है, इसका जो मास है या पूरे सिस्टम का मास कहीं भी समझो अगर ऐसे यहां लग जाए, है ना, यहां लग जाए, तो क्या होगा? ये पूरा सिस्टम जो है नीचे गिर जाएगा, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये जो कहानी है, जहां भी वेट अगर यहाँ पे लगेगा तो ये इसको टॉगल कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर आप नोटिस करो तो इट इज गोइंग इन दिस टाइम, राइट? नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन में जा रहा है, तो सारा जो सेंटर का वेट है, इस पूरे सिस्टम का जो वेट है वो इसी लाइन में होगा, तभी हमें बैलेंस मिलेगा, राइट? क्योंकि अब हमें फर्क पड़ता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये सेम पॉइंट सेम लाइन ऑफ एक्शन में है कि नहीं। तो यही कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का कि भाई ये सारे अगर एक ही सेंटर पे हैं तो आपका वेट और आपका नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस करके रखिएगा एंड द स्टोन्स विल स्टे इन देयर ओन प्लेस। ठीक है, तो ये स्टोन्स को सेम जगह पे रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि भाई हमारा सेंटर ऑफ मास हम पता करते हैं। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली नहीं करते। This comes from practice. People practice this for a lot of time and try to find the center of mass based on their practice. ठीक है, ये तो बहुत आर्टिस्टिक एग्जांपल है। ये वर्ड आपने देखी है मुझे नहीं पता, बट मेरे घर पे ऑलरेडी एक है। ठीक है, मैं ला नहीं पाया, तो आपको दिखाता। ये बर्ड को अगर आप इसका जो चोंच है ना, उसकी चोंच के टिप पे अगर पकड़ोगे ना, टिप पे ऐसे पकड़ लोगे तो वो हवा में लटकी रहती है ना। अब हवा में लटकी रहती है तो होना क्या चाहिए? एक्चुअली में होना चाहिए था भाई बर्ड का वेट है, तो बर्ड के वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स करना चाहिए था और बर्ड जो है ऐसे टिल्ट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बर्ड को कभी भी अगर आप हाथ में पकड़ पाओ तो आप नोटिस करोगे कि इसका ज्यादातर मास जो है वो टुवर्ड्स द हेड होता है, मतलब हेवी पार्ट यहाँ होता है और ये पार्ट जो है लाइट होता है। इससे क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे अगर आप mg लगाओगे तो मेरा जो फिंगर है वो नॉर्मल इसी पॉइंट पे लगा के इसको बैलेंस कर। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है सेंटर ऑफ मास का कि भाई अगर ये बॉडी अगर नीचे टिल्ट होने वाली है, नीचे गिरने वाली है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, मुझे यहाँ पे। बट बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द विंग्स एंड द वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें सीखेंगे। डरो, अभी मैं न्यूमेरिकली कुछ चीज समझा रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आप ये चीजें देखते हो या यूज करते हो। ठीक है, तो रियल लाइफ में हम ऐसी जगह पे देखते हैं कि हमारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मैनेज किया जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगाते ही सारा वेट जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये तो ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, ये तो ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आप किसी भी चीज को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यू विल ऑलवेज हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, राइट? अगर आप सेंटर ऑफ मास पता कर पाओगे तो सेंटर ऑफ मास की वजह से इसका पूरा वेट जो है वो उसी पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा। अगर आप इसको हल्का सा भी शिफ्ट करते हो तो ये नीचे गिर जाता है, राइट? बिकॉज आपने सेंटर ऑफ मास पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाया, राइट? एक और चीज जो हम देखते हैं that I don't know or not is basically balancing of books, right? आपके पास जब बुक्स होती हैं तो आप उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, राइट? You try to rotate it on a finger,
तो रोटेशन से आप जब तक नहीं रोटेट कर पाओगे जब तक आप उसको सेंटर ऑफ मास पे नहीं पुट कर, राइट, सेंटर ऑफ मास पे पुट करोगे तो आप उसको रोटेट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में करते हो विदाउट नोइंग, बट यू नो दैट कि फिजिक्स लग रहा है, राइट, अब आपको पता है कि फिजिक्स लग रहा है। और ये ब्रूमस्टिक की वही एग्जांपल, ये क्या होगा, क्या ब्रूमस्टिक का हैवी पार्ट जो है वो यहाँ है, ठीक है, और लोअर पार्ट जो है हल्का पार्ट जो यहाँ है। तो जैसे ये बर्ड के केस में था, तो टूवर्ड्स द हैवी पार्ट अगर आप फिंगर लगा दोगे तो इसका सारा वेट यहाँ पे नीचे mg लग रहा है बच्चों, और यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है। तो ये जो ब्रूमस्टिक है ये बैलेंस, राइट। तो ये तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स बता दिया आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली एन अज्यूम्ड पॉइंट, एन इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है। हम एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास जो है इट इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक जो हमारे काम को यूज, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भी देखोगे तो हमारी बॉडीज जो है, ठीक है, हमारी बॉडीज जो है वो ऐसा हो सकता है कि हमेशा सर्कुलर या स्फेरिकल ना हो, तो उनका मोशन स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन दोस केसेस। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसा पॉइंट है जहां आप पूरे बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्या बोला मैंने, पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। नाउ ये तो क्या है सर, सेंटर ऑफ मास के बारे में बहुत बता दिया, ये भी समझ गया कि इसको कहां-कहां अप्लाई करते हैं, कहां-कहां देखते हैं। आपके पास और एग्जांपल्स होंगे तो मुझे कमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं इसको लोकेट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां आता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बेसिकली तीन फॉर्मूले नहीं है, ये सारे एक ही फॉर्मूले, ठीक है। तो अगर आप कभी भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तीन बॉडीज है, मैंने तीन दिया, आप इनफाइनाइट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, और यहाँ पे एक बॉडी है, राइट। तो तीनों का मास हमने अभी के लिए md किया हुआ है, और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसके पॉइंट्स है। लेट्स अज्यूम ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है ना। तो मुझे क्या पता करना है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे हो, है ना। अब तीनों का शेप नहीं दिया है, मतलब तीनों को अभी भी पॉइंट बॉडीज ले सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ स्टडी करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो इन्होंने एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बनाया कि भाई आप हर मास को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और फिर टोटल मास से डिवाइड करो। x चाहिए तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, y चाहिए तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, और z चाहिए तो z कोऑर्डिनेट से, राइट। तो हमें पता चल जाता है कि भाई x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का कैसे पता करें, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझा तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम इसे एक स्टेप आगे ले चलते हैं और अपने बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ ना, तो हमारा सिस्टम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने मेरे को यहाँ पे एक मास दे दिया, लेट्स अज्यूम दिस मास इज 2 kg, और ये पॉइंट जो है ये 1,2 है, राइट। यहाँ पे पॉइंट दे दिया, दिस बेसिकली इज अगेन 3 kg, तो ये मास जो है ये 3 kg है, राइट। और इसका जो पॉइंट है दैट इज -3,1 है ना। और एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे मेरे को मास, दिस इज -1,-1, और यहाँ पे मेरे पास में फिर से 2 kg है, और यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया, तो यहाँ पे ये 5 kg है, और इसका पॉइंट है एक्स पॉजिटिव है, तो इसको ले लेते हैं 4,-7, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे को ये जो चार पार्टिकल हैं, चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा कि कहां पे सबका सेंटर ऑफ मास है, राइट। तो हमने क्या बोला भाई, अगर आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास चाहिए तो फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड पार्टिकल का मास इनटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस थर्ड पार्टिकल का मास इनटू उसका x कोऑर्डिनेट और फोर्थ पार्टिकल का मास इनटू उसका, ठीक है। और टोटल मास कैसे ढूंढेंगे,
2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो इसका x सेंटर ऑफ मास कैसे आ जाएगा? x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2 1 are 2 minus 9 minus 2 plus 20 the whole divided by 12। तो ये हो गया आपका 22 minus 11, so 11 by 12 is the x coordinate of center। बहुत सिंपल सा मामला है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। पॉइंट मासेस अगर दिए होंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो कोऑर्डिनेट्स को पता करके हम यहाँ पे सब। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ रही होगी। लेकिन हमें और एक कोऑर्डिनेट पता करना है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे आप? तो y सेंटर ऑफ मास के लिए सब सेम रखना है, बस y कोऑर्डिनेट्स ले लो। सो 2 into इसका y कोऑर्डिनेट इज 2 प्लस 3 into इसका कोऑर्डिनेट इज 1 और 2 into इसका कोऑर्डिनेट इज -1 और 5 into इसका कोऑर्डिनेट इज -1। The whole divided by this is 12। ये 12 कैसे है भाई? सबको मास तो सेम है ना, मास थोड़ी चेंज, मास तो ऐड करके 12 गया। तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 35 डिवाइड बाय 12। राइट, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें y सेंटर ऑफ मास आ जाता है 4 प्लस 3 7 7 माइनस 2 5 5 minus 35 minus 30 by 12 minus 30 by 12 is minus 5 by 3। तो मुझे क्या आ गया कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 11 by 12 minus 5 by 3। ये मेरा सेंटर है ना। अब मुझे कोई पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में आपका सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा सेंटर ऑफ मास लाइक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको सारे पॉइंट्स देगा, बोलेगा मुझे बताओ कि इसमें से कौन से क्वाड्रेंट में सेंटर ऑफ मास लाइक है। राइट, सो इनडायरेक्टली तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी का फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला लगाना हो ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होगी। अब ये चीज क्लियर हो गई तो मेरे साथ में एक क्वेश्चन और कर लो, ये आपके लिए। ठीक है, मैंने तो आपको करके दिखा। यहाँ पे हमारे पास में है 5 kg का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो है ये है बेसिकली 3,1 और यहाँ पे हमारे पास में है 5 kg का और ये जो है यह -3,1। चलो एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मजा नहीं आ रहा ना, जेड को अलग कर देते हैं। तो 3,1,2 राइट, और यहाँ पे 3,-1,-1। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप मुझे बताएंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का सेंटर ऑफ मास। राइट, तो आप क्या ढूंढोगे? XCM, YCM एंड ZCM। चलो आई गिव यू 2 मिनट्स, आप इसको सॉल्व करो। अगर और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आराम से भी सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर्मूला अगर लगाना सीखना चाहते हो तो आपको अटेम्प्ट इसको करना है। ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ, मुझे आता है, मैंने अपनी डिग्री ले ली है, आप बताओ कैसे करोगे। ठीक है, 2 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ सकता है।
चलो, आई होप आपको आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के दिया है बिकॉज देखो क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट है 5 into 3 प्लस 5 into -3 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, तो ये हो जाता है 0। ठीक है, y आ जाता है 5 into 1 प्लस 5 into -1 सॉरी, ये आ जाता है 0। और z कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं हम तो 5 into 2 प्लस 5 into -2 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 0। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमको यहाँ ओरिजिन, ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो अब ये नहीं रहता कि सर नेगेटिव आ गया, फ्रैक्शन आ गया, या मेरा नंबर जो है वो 0 आ गया या ओरिजिन आ गया, तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी। जो आप सही मेथड से करोगे, जो सही फॉर्मूला लगा के करोगे, उसके बाद में आपको नहीं सोचना है कि आंसर क्या है, आंसर वो अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए दी कि जब भी आपको अगर अलग अलग मासेस दिया होगा तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है टू फाइंड द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि भाई सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालो और ये पॉइंट पता करो। आगे चलते हैं ना। अगर जनरली टू पार्ट सिस्टम होता है, जनरली आपको टू पॉइंट सिस्टम आता है, तो टू पॉइंट सिस्टम के लिए हम पता करते हैं कि दो मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे पता। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही चीज है, राइट। बट दो पार्टिकल सिस्टम के लिए कुछ और चीजें आपको जल्दी जल्दी में बताऊंगा। जैसे अगर आप सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास जो है इट विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मास। भाई दो पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे हो सकता है और कहीं स्पेस में नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑन द मासेस। बट अगेन प्लीज याद रखना ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ही ट्रू है। दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो दीस थिंग्स विल गो ऑल ओवर द प्लेस, आप समझ नहीं पाओगे। तो आप ये चीज को दो पार्टिकल सिस्टम में ही लगा। ठीक है, नाउ सेकंड चीज एक और जो इंपॉर्टेंट है कि द सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर मास। ठीक है, तो जो ज्यादा मास वाली बॉडी होगी ना, इसका मास ज्यादा होगा, उससे क्लोजर होगा, और जो हल्का है उससे दूर होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा हेवियर बॉडी से नजदीक और क्लोजर अवे फ्रॉम द स्मॉल बॉडी। एंड अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब कोई ऐसी लाइन आप खींच सकते हो कि आपका जो बॉडी है वो सिस्टम सिमेट्री मिल जाए, तो आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हम ये तीन जो इंपॉर्टेंट हमने कंडीशन बनाई है, इनको हम एग्जांपल से देखते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो पहली चीज ये, ठीक है, तो पहला चीज ये बोल रहा है, पहली चीज में क्या बोली कि ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, तो हमारा कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास कहीं भाग में, सेंटर ऑफ मास हैज टू बी moving। बट हमने बोला कि यार हमारे पास अगर दो मास है, राइट, समझो एक मास है मास m और एक बड़ा मास है 4m। ठीक है, और इसने पूछा कि भाई अगर इनके बीच का डिस्टेंस समझो यहाँ पे आपके एक्सिस है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट ये x ये y। ठीक है, आपका यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है x1 y1 और इस पार्टिकल का आ रहा है x2 y2, है ना। अगर समझो इसका मास m है और इसका मास जो है वो 4 है। ठीक है, इसका पार्टिकल कैसे ले लेते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहां से r डिस्टेंस पे ले लो और इनके बीच का गैप जो है वो 2r है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा भाई इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट में, बिकॉज लाइन में x है y में नहीं है। ठीक है, तो y में नहीं है तो ये पॉइंट आ जाएगा आपको x इज इक्वल टू r और यहां आ जाएगा x इक्वल टू 3r।
ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो आपको क्या आता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास m into r प्लस मास 4m into r द होल डिवाइड बाय 5m। तो कितना आ गया आपको, mr 5 mr 2r सॉरी 4m into इसका कोऑर्डिनेट था 3। तो ये आ गया आपको mr प्लस 3 को 12, तो 13 mr बाय 5m, mm कैंसिल, तो 13 बाय 5 आ गया। 13 बाय 5 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 5 टू 10 2.6 r। तो देखो 2.6 आ रहा है, 2.6 r मींस r प्लस यहाँ ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द 4m मास, राइट। 2.6 r अगर आप यहां से चेक करते हैं तो यहां भी है ना 2.6 r, तो 2.6 r यहां पे आ रहा है, मतलब हमेशा हेवियर बॉडी के नजदीक आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको, ठीक है। अगर ये नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रैंडमली भी कर सकते हैं। रैंडमली कैसे करेंगे भाई, अगर हमको नहीं पता है कि डिस्टेंसेस क्या है, रैंडमली मुझे बताइए भाई 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, और m है, ये 4m है, ये x2 है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो फिर से वही फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, कैसे निकाला था, xcm इज इक्वल टू m into x1 प्लस 4m into x2 डिवाइड बाय 5m। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 प्लस 4x2 डिवाइड बाय 5, राइट। वैसे आप ycm निकालोगे तो ycm आ जाएगा आपको y1 प्लस 4y2 डिवाइड बाय 5। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाल रहे हो, अगर x1 y1 x2 y2 दिया है तो आप उसके टर्म्स में ही सॉल्व करो, ठीक है। अगर सिर्फ x1 y1 दिया है तो उसके टर्म्स में, बट क्वेश्चन आएगा ऐसा, देखो मास m की बॉडी है, मास 8m की बॉडी है, इन दोनों का सेंटर जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली r, ठीक है। तो ये सवाल क्या पूछेगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 8m बॉडी, ठीक है। सो 8m बॉडी से हमको सेंटर ऑफ मास, अब यहां तो ना x एक्सिस ना y एक्सिस ना कहानी है कुछ, अब क्या करें, तो डरना नहीं है यार, मेथड करना है ना, काम कर लो। चलो इसको x एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8,0, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, बचा क्या x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0, यहाँ पे r, ठीक है। अब ये बोलता है कि आप सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप निकाल लो, xcm निकालना है, ठीक है। तो 0 into m प्लस 8m into r डिवाइड बाय 9m, तो ये आ गया आपको 8/9 r, है ना। तो xcm कहां से लिया था, यहां से लेना था, यहां से ओरिजिन से, तो 8/9 r, राइट, टोटल r है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड यहां कहीं नियर दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस विल बी 8/9 r, और ये कितना हो जाएगा बच्चों r/9। तो फिर से क्या प्रूव हो गया, फिर से ये प्रूव हो गया कि भाई जो बड़ा मास है उसके पास वह हमेशा सेंटर ऑफ मास होगा, जो हल्का मास है उससे दूर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको कहां रखो, जितना भी दूर रखो, जितना भी नजदीक रखो, सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी के साइड में ही होगा, ठीक है। अब जनरली बच्चे क्या होता है, इसके बीच में ना, बीच में ना चाहिए, बीच में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए दोनों का मास एग्जैक्टली सेम होगा, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, ठीक है। वही हम चल रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 8/9 r है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे लिया इसलिए आया,
ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आप इसको रिवर्स करो, फिर से वही मास m ले लो, यहाँ पे 8m ले लो, ठीक है, और सेंटर को कनेक्ट। ठीक है, अब क्या करो आप, अब आप ले लो एक्सिस जो है आपका, एक्सिस जो है आपका, इसको आप y एक्सिस दे दो, इसको आप x एक्सिस। ठीक है, अब ये अगर हो गया तो आपको बताइए रेजिस्टेंस आ रहा है, तो दिस विल बी एट 0,0 एंड दिस विल बी एट r,0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक्सिस चेंज कर दी। अब एक्सिस चेंज कर दी तो क्या होता है, चलो उसका कितना आ जाएगा, m इंटू आर। ठीक है, ये टाइम से पॉजिटिव लिया है, जस्ट फॉर सेफ्टी ये पॉजिटिव है, m इंटू आर प्लस 8m इंटू 0 होल डिवाइड बाय 9m। ठीक है, तो ये आ गया आपको r बाय 9। तो यहां से कितना डिस्टेंस है, r बाय 9, और पहले भी यहां से r बाय 9 आया था, और आप माइनस कर दोगे तो यहां से कितना आएगा, 8r बाय 9। So no matter where you take your origin or where you set up your axis, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो वही आने वाला है जहां पहले आया, राइट। तो हमारा हमेशा सेंटर ऑफ मास नियर टू द स्मॉलर है, अवे फ्रॉम द, नियर टू द लार्जर है, अवे फ्रॉम द स्मॉलर। बट जैसे आप बोल रहे थे कि सेंटर में कब आएगा, सेंटर में कब आएगा, ठीक है, जब दोनों सेम मास की बॉडी है, मतलब ये भी 2m मास की बॉडी है, ये भी 2m मास की बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है ना। तो हमारे पास एक सिमेट्री है, पता है, अगर मैं यहाँ पे फोल्ड मार दूं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो सिमेट्रिक लाइन है। सिमेट्रिक लाइन जो है वो बीच से पास हो रही है, तो सिमेट्रिक लाइन होने की वजह से ये r/2 भैया। लेकिन बड़ी, जब ये बड़ा बॉडी है तो आप इसको फोल्ड करके इसके ऊपर नहीं कर सकते, सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है तो सेंटर लाइन पे हमारा जो वैल्यू है वो नहीं है। ठीक है, तो सेकंड चीज हमें ये भी प्रूव हो गई कि भाई सिमेट्री लाइन पे हमेशा हमारा सेंटर ऑफ मास लाइन, ठीक है, सिमेट्री वाली लाइन। आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कभी कभी ये क्या करता है, कभी कभी ये सेम चीज को जस्टिफाई करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है कि आपको x1 y1 x2 y2 डायग्राम कीजिए। ठीक है, अगला सवाल जो देता है वो ये देता है। ठीक है, so for particles 1, m1 is 3 kg and r1 vector is 3 I cap plus 4 j cap. Second, m2 is 2 kg and r2 vector is equal to minus 2 I cap plus j cap. And m3 is equal to 1 kg and r3 vector is equal to minus I cap minus j cap. अब ऐसे दे दिया, अब या तो आप इसमें से x निकाल लो, है ना, क्योंकि हमें x तो पता ही है ना, 3 है -2 -1, 4 है 1 है -1, तो आप इसको x, y वाले फॉर्मेट में लेके फिर सॉल्व कर देते हैं। बट वी हैव अ बेटर मेथड, भाई सबको एक साथ लिख देते हैं। कैसे भाई, r सेंटर ऑफ मास का चाहिए, है ना, तो r सेंटर ऑफ मास का कैसे मिलेगा, m1 r1 m2 r2 m3 r3, है ना। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में COM निकालने का मेथड। इससे क्या होगा, आपको दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने पड़ेंगे और आपकी जो वैल्यू है वो एक ही पार्ट में जस्टिफाई हो जाएगी। कैसे, देखो 3 इंटू ये करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 9 I क्या प्लस 12 क्या प्लस 2 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा -4 I क्या और 2 1 2 प्लस 2 j क्या प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो ये तो आ जाएगा -1 I क्या -1 j क्या, और टोटल मास कितना है तो 3 2 5 1 6। देखो अब क्या होगा, 9 I क्या -4 -1, so 9 -4 -1 is 4, सॉरी 9 5 4 I क्या, है ना, और 12 j क्या प्लस 2 14 j क्या -1
तो -13j/6। तो ये क्या आ गया, ये आपको डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर आ गया, है ना। अगर आपको x और y कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं इसको अलग अलग कर दो, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4/6 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 14/6। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर निकल गया। ठीक है, तो ये हमें क्लैरिटी आ गई कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर हमें आर के फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो आर के फॉर्म का इक्वेशन हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हम इस मेथड से करें। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख के रख सकते हो ताकि आपको जब भी आर वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप इसको लगा के अपना काम सिंपल, है ना। कौन एक्स वाई निकाले भी एक्स वाई से, ठीक है। बेस्ट ये है कि आर के फॉर्म का इक्वेशन याद रखो, आर को सब्स्टिट्यूट कर दो, काम डन। ठीक है, तो आपको मैंने सारे टाइप सिखा दिए व्हेन इट कम्स टू हमारा टू पार्टिकल सिस्टम या पॉइंट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अब हमें ये चीज अब याद कर लेनी है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, आपको याद कर लेनी है कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द मासेस एंड सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर मास इन द सिस्टम, right? And center of mass will always lie on the axis of symmetry if there is an axis of symmetry. ठीक है, I hope आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। Now, what we need to do is we need to understand कि center of mass जो है वो हमेशा इन्हीं मेथड से नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम दो पार्टिकल देख रहे हैं, तीन पार्टिकल देख रहे हैं, बट द आइडिया इज कि दे कैन गिव यू कि मेरे पास में एक बना बनाया सिस्टम, जैसे अब उसने क्या किया, देखो उसने यहां पे एक ट्रायंगल मेश रखा, मेश मतलब वायर सिस्टम। ठीक है, और उसने बोला कि भाई इस ट्रायंगल की लेंथ जो है वो a इक्विलैटरल है। ठीक है, और इसके हर एक पार्ट पे मैं m मास का पार्टिकल रख दूं। तो मुझे ये बताओ कि हमारा जो पार्टिकल, तीनों पार्टिकल का सिस्टम है, उसका सेंटर मास कहां होगा। अब अगर आप नोटिस करो तो इसने एक चीज आपकी बर्बाद कर दी, भाई आपको कोऑर्डिनेट्स तो दिए नहीं। इस वाले का तो पता है, इस वाले का तो पता है, बहुत सिंपल है। इस वाले का 0,0 है, इधर से a डिस्टेंस आगे जाओगे तो इसका a,0 है, बट इसके कोऑर्डिनेट की वजह से आपका मामला फंस गया है। लेकिन हमने वेक्टर सीखे हैं, क्या दिक्कत है, ये a है, यहां से परपेंडिकुलर बनाओ, है ना। अब देखो ये लेंथ जो है ये एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री। अगर ये a वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, a sin 60, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, a cos 60। तो हमें इसका पॉइंट क्या, देखो x, y, तो इसका पॉइंट क्या होगा बच्चों, a cos 60 which is a/2 और ये a sin 60 which is √3a/2। ठीक है, तो हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि हमें अगर वेक्टर ज्योमेट्रीज आती हैं तो हम इजीली बता पाएंगे कि भाई जो कोऑर्डिनेट नहीं पता है वो कैसे है। अब काम इजी हो गया, कैसे इजी हो गया, भाई x सेंटर मास निकाल लो। अच्छा, सेंटर मास निकालने के पहले सोचो, इक्विलैटरल है, इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो ना, क्योंकि इसको अगर ऐसे फोल्ड कर सकते हो तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है, हमारा सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल लाई ऑन अ लाइन लाइक दिस, इधर ही लाई करेगा, नहीं बोलो सवाल, इसी लाइन में लाई करेगा, बताओ कहां पे, a cos 60, यहां पे a/2 पे, a/2 पे लाई करेगा, नहीं बोलो सवाल। अभी बोलो सवाल करवा देता हूं, देखो चलो, तो हम इसका एक्स सेंटर मान निकालते हैं। तो ये m × 0 है, प्लस ये कितना है m × a, प्लस ये कितना है m × a/2 अपॉन 3m, है ना। तो ये हो गया am + am/2 3am/2 × 3m, ये 3m कट गया, x आ गया a/2, x कोऑर्डिनेट कितना बोला था, a/2 बोला था, राइट। तो x तो आ गया a/2, मैंने प्रूव कर दिया है ना। y सेंटर मास कैसे निकाला, सेम चीज, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा √3am/2 और डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा बच्चों, 3m, है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपको √3am, am कट गया, तो a/2
रूट 3 काटना चाहते हो तो काट दो। तो ये इधर यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है a/2 और a/2। मैंने सिमेट्री का फायदा उठाया ना, देखो अगर मैं सिमेट्री का फायदा नहीं उठाऊं, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया a/2, तो आपको सिमेट्री का फायदा उठाना है, आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया है कि मेरे को आपको मेथड सिखा। मेथड ये बोलता है, मेथड ये बोलता है कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप तीनों का सेंटर ऑफ मास एक साथ, आप क्या कर सकते हो पता है, आपको सिमेट्री पता है, तो आपको पता है ये दोनों मास m है, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल मास है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पर, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो a/2 है। तो बताओ क्या बोला, ये दोनों, देखो तीनों को नहीं कर रहा मैं, इन दोनों को कर रहा हूं, दो मास सेम होते हैं तो दोनों के मिड पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास है, तो आप इन दोनों को उठा के यहां रख दो सेंटर ऑफ मास पे। इसका सेंटर ऑफ मास इसके साथ निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके साथ बहुत इजीली निकल जाएगा। ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज a sin 60, तो √3 a/2 है, ये मास m है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, सेंटर ऑफ मास हमने यहां से निकाला है ना, यहां से निकालना है तो 2m से निकालना है, तो 2m से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m इसको मान लेंगे 0 ना, और ये हमारा हो जाएगा m, सो m into √3 a/2 plus 2m into 0 the whole divided by 3m, और ये वही आपको आंसर दे देगा a/2। अभी जल्दी हो गया ना। तो ये मेथड आपको यूज कर सकते हो, बहुत सारे पार्टिकल हो तो जो जो पार्टिकल का आप डायरेक्टली सिमेट्री या मेथड से निकाल सकते हो तो आप सॉल्व कर दो और फिर नॉर्मल वैल्यू फॉर्मूला लगा दो। मैंने आपको एक ही तरीके, एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग मेथड सिखा दिए हैं कि आपको कैसे कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। r वेक्टर से निकाल लो, x, y से निकाल लो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो दो का सेंटर ऑफ मास निकाल के तीसरे वाले के साथ निकाल लो, ठीक है। और अगर आप फिर से नोटिस करो तो a/2 2m के नजदीक है, ये दोनों मास नीचे है ना, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसलिए नीचे आ गया क्योंकि ये दोनों मास ज्यादा है और ये कम, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको सिंगल बॉडी पार्टिकल्स या मल्टीपल पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया होगा। जैसे मैंने बोला था कि आई विल नॉट एक्सटेंड अ वीडियो दैट इज टू लॉन्ग फॉर यू, एंड मैंने बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कवर कर लिया है। एक सीजन 2 मैं आपके लिए बनाऊंगा इसके बाद में, जिसमें हम कंपोजिट बॉडीज और ट्रंकेटेड बॉडीज और कंटीन्यूअस बॉडीज, इन तीनों के सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूएशन करेंगे यहां से, और फिर वहां पे वो, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी फॉर्मूला में लग रहा है कि मुझे नहीं समझा है, प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। थैंक यू।